तो सी लैंग्वेज क्या है, इसकी बात अगर हम करें तो बोल सकते हैं कि सी क्या है, एक मिड लेवल। मिड लेवल कहने का मतलब हो गया जिसमें हाई लेवल और लो लेवल दोनों तरह की कोडिंग पॉसिबल है। मॉड्यूलर कहने का मतलब ये होता है कि जब आप कोई बड़े प्रोजेक्ट को कर रहे हो तो उस प्रोजेक्ट का अलग अलग पार्ट होगा। जैसे मान लो कि हबनेट के लिए एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो या स्टूडेंट मैनेजमेंट के लिए कोड अगर मान लो अभिषेक कर रहा है, तो सर्टिफिकेट मैनेजमेंट के लिए कोड अजय कर रहा है। तो गुलशन हो सकता है कि स्टूडेंट वेरिफिकेशन के लिए कोड लिख रहा है, और इन सबको मिला देंगे तो एक हबनेट के लिए क्या बन जाएगा, कंप्लीट सॉफ्टवेयर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक बड़े प्रोजेक्ट को अलग अलग अगर आप पार्ट में, इंडिपेंडेंट पार्ट में अगर बांट सकते हो, जिसका इंडिपेंडेंट में भी मीनिंग है और एक साथ कोलैबोरेट करने पे भी उसका मीनिंग हो, तो उसे क्या कहेंगे, मॉड्यूलर बोलेंगे। मॉड्यूलर कहने का मतलब एक ऐसा प्रोग्रामिंग स्टाइल जिसमें हम लोग अलग अलग एक प्रोजेक्ट को, एक लार्ज प्रोजेक्ट को अलग अलग मॉड्यूल में बांट सकते हैं और बाद में उसको एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे सुना होगा ये मॉड्यूलर किचन है, ये मॉड्यूलर फोन है। मॉड्यूलर कहने का मतलब जिसमें कंपोनेंट अटैच किया जा सकता है, अपने हिसाब से कस्टमाइज किया जा सकता है। कंपाइल्ड कहने का मतलब जिसमें एज ए लैंग्वेज ट्रांसलेटर किसका यूज होता है, कंपाइलर का। और स्ट्रक्चर्ड कहने का मतलब, स्ट्रक्चर कहने का मतलब स्ट्रक्चर एक प्रोग्रामिंग स्टाइल होता है जिसमें कि हम लोग वेरिएबल्स की ग्रुपिंग करते हैं। क्या करते हैं, वेरिएबल की ग्रुपिंग करते हैं। जैसे कि मान लो कि स्टूडेंट से रिलेटेड मुझे 3-4 जानकारी रखनी है, तो उन सारे जानकारी को अगर हम क्लब करना चाह रहे हैं, ग्रुप करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए एक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम दिया गया स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर, यूनियन, ये सब हम लोग पढ़ेंगे और टॉपिक में शायद मेंशन भी है। लेकिन अगर कोई पूछे कि स्ट्रक्चर क्या हुआ, तो बोलो कि स्ट्रक्चर एक प्रोग्रामिंग स्टाइल है। और सी लैंग्वेज दो तरह के प्रोग्रामिंग पैराडाइम या दो प्रोग्रामिंग स्टाइल को सपोर्ट करता है, एक प्रोसीजरल और दूसरा स्ट्रक्चरल। लेकिन जब C++ पढ़ोगे तो वहाँ 3 तरह का प्रोग्रामिंग स्टाइल है, प्रोसीजरल और स्ट्रक्चरल जो C से आया है, और वहाँ एक और प्रोग्रामिंग स्टाइल है जिसको कहते हैं OOPS, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल। तो 3 है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर C में आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उसे आप विंडोज़ पे भी रन कर सकते हो, तो लाइनेक्स पे भी कर सकते हो, तो सोलारिस पे भी कर सकते हो, विदाउट मेकिंग एनी काइंड ऑफ चेंजेस इन देयर सोर्स कोड। मतलब बिना सोर्स कोड में कोई बदलाव किए हुए C लैंग्वेज के प्रोजेक्ट को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप रन कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाता है किसका, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होने का। फिर हमने क्या लिखा है कि इस लैंग्वेज को किन्होंने डेवलप करा, डेनिस रिची महोदय ने, जो बेल लेबोरेटरीज में काम करते थे USA में। इनिशियली इसको डेवलप किया गया था एक ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए, और आपको जान करके ये होगी हैरानी कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा का पूरा किस में बनाया गया है, C लैंग्वेज में। और आज के डेट में लाइनेक्स सर्वर साइड पे यूज़ होने वाला, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम। Linux operating system is completely developed in Windows, whereas 90% code of Windows is also written in C language. समझ सकते हो कि C language का क्या इम्पोर्टेंस है। इसके बाद बारी आती है कि चलो C language क्या है, क्यों बनाया गया, किसने बनाया, कब बनाई, ये तो बातें हो गई। C language अगर मुझे पढ़ना है तो पहली बात कि C language का प्रोग्राम कहाँ लिखेंगे, तो C लैंग्वेज का प्रोग्राम आप चाहो तो कहाँ लिख सकते हो, नोटपैड में लिख सकते हो। कहाँ लिख सकते हो, हाँ बिल्कुल नोटपैड में लिख सकते हो। रन करने के लिए हमें कंपाइलर सॉफ्टवेयर चाहिए जिसका नाम होता है GCC। क्या नाम होता है, GCC। GCC कंपाइलर अगर आपके पास है तो आप नोटपैड में भी C लैंग्वेज का प्रोग्राम लिख सकते हैं, रन करवा सकते हैं। अभी हम दिखाएंगे, डोंट वरी। उसके बाद C लैंग्वेज का प्रोग्राम और कहाँ लिख सकते हो, तो अगर आपसे कोई पूछे कि C लैंग्वेज का प्रोग्राम कहाँ लिख सकते हो, वेयर टू राइट अ C प्रोग्राम, तो इसका जवाब सुन लो। C प्रोग्राम को हम 2 जगह लिख सकते हैं। पहला इन नोट
पैड, कहाँ, नोट पैड। दूसरा कहाँ पे, पहला तो नोट पैड में लिख सकते हैं, दूसरा IDE। IDE का फुल फॉर्म क्या होता है जानते हो क्या, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अब सी लैंग्वेज के लिए बहुत सारे IDE हैं, उसमें से कुछ IDE का नाम मैं लिख देता हूँ, लाइक टर्बो। इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं कोड ब्लॉक, इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हो VS कोड, इसके अलावा आप अगर चाहो तो यूज़ कर सकते हो फिर डेवलपर C++, डेव C++। तो बहुत सारा इस तरीके का क्या आता है, सबलाइन टेक्स्ट बहुत सारा है। अब आती है बारी कि सी लैंग्वेज में क्या टॉपिक कवर करना होगा, तो क्या लिखेंगे, देयर आर सेवरल कंपोनेंट ऑफ अ सी लैंग्वेज। अब एक बात बता कि किसी को चाय बनानी है तो चाय बनाने में क्या क्या इंग्रेडिएंट लगेगा ये तो पता होना चाहिए। किसी को अगर सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना है तो उसे पता होना चाहिए कि एक प्रोग्राम में क्या कुछ एलिमेंट होगा। तो एक सी लैंग्वेज में कौन कौन सा एलिमेंट हो सकता है, क्या क्या एलिमेंट हो सकता है, क्या बोलेंगे, तो अलग अलग एलिमेंट हो सकता है, जैसे प्री प्रोसेसर कमांड। अब एक एक करके सबको देखते हैं। देखो प्री प्रोसेसर का काम क्या होता है, प्री प्रोसेसर को बोला जाता है अ स्पेशल काइंड ऑफ एप्लीकेशन दैट इज implicitly called by compiler make the code your high level language, a special kind of application that is implicitly called by compiler to make the code of pure high level language दो काम करता है इसमें। एक काम है क्या करता है, फाइल इंक्लूजन का, और दूसरा काम करता है ये मैक्रो एक्सपेंशन का। मतलब प्री प्रोसेसर का दो काम है, फाइल इंक्लूजन और माइक्रो एक्सपेंशन। ये होता क्या है, देखो फाइल इंक्लूजन का ये मतलब होता है बच्चा कि अगर आप कोई फंक्शन कॉल करते हैं, अगर आपने कोई फंक्शन कॉल किया, आपने पहले हेडर फाइल लिखा, जैसे ही फंक्शन कॉल किया आपने, वो हेडर फाइल में सर्च करेगा उस फंक्शन के डेफिनेशन को, जैसे ही उसको डेफिनेशन मिल जाएगा हेडर फाइल को हटा देगा मेन कोड से, क्योंकि उसको प्योर हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसी को कहते हैं फाइल इंक्लूजन। जैसे कि मान लो कि कोड में कहीं तुमने शॉर्टकट लिखा, कहीं फंक्शन को कॉल करा, तो चेक करेगा हेडर फाइल में जा करके प्री प्रोसेसर कि ये हेडर फाइल में डिफाइंड है या नहीं, अगर है तो इसका क्या डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन है। तो ये जो प्रोसीजर होता है इसी प्रोसीजर को कहते हैं फाइल इंक्लूजन। अब जैसे कि मैंने बोल दिया कि एक कोड वर्ड लिखा, बोला कि इस कोड वर्ड का मतलब रखा गया इस पेज में रखा लिख करके। अब जैसे ही उस पेज से तो उस कोड वर्ड का मतलब निकाल लिया, मतलब क्या किया आपने, फाइल इंक्लूजन किया, है ना। तो फाइल इंक्लूजन का मतलब होता है कि जो हमने फंक्शन कॉल करा उस फंक्शन का डेफिनेशन जा करके हेडर फाइल में ढूंढो, और अगर डेफिनेशन मिल जाए तो हेडर फाइल को प्रोग्राम से हटा दो, और जहाँ फंक्शन कॉल हमने किया था उसके जगह एक्चुअल कोड को लाकर लिख दो। ये काम कहलाता है फाइल इंक्लूजन।
माइक्रो एक्सपेंशन का मतलब ये होता है कि अगर हमने कोई प्रोग्राम में माइक्रो बनाया, माइक्रो क्या होता है, तो किसी एक्सप्रेशन का जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसी को कहते हैं मैक्रो। अब जहाँ मेरे को लिखना है प्रिंट एफ, मैं चाह रहा हूँ कि बस पी लिखूँ और प्रिंट एफ का काम कर दे, तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, मैक्रो बनाना पड़ेगा, मैक्रो बनाना पड़ेगा। क्या बोलेंगे उसको, मैक्रो। किसी भी एक्सप्रेशन का जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसे कहते हैं मैक्रो। अब जैसे कि मेरे को लिखना है प्रिंट एफ, अब मैं चाहता कि नहीं मुझे प्रिंट एफ ना लिखना पड़े, पी लिखूँ तो काम चल जाए, तो हम पी को क्या बोलेंगे, पी मैक्रो है किसका, प्रिंट एफ एक्सप्रेशन का। समझे? तो अगर जहां भी प्रोग्राम में हमने माइक्रो को यूज किया है तो माइक्रो के जगह पे उसका एक्चुअल कोड लगाना ही क्या कहलाएगा, माइक्रो एक्सटेंशन कहलाएगा। तो ये दो काम कौन करता है, प्री प्रोसेसर। कौन कौन सा, फाइल इंक्लूजन और माइक्रो एक्सपेंशन का। नेक्स्ट क्या है, प्री प्रोसेसर। माइक्रो कैसे बनाते हैं, बताएंगे ना अभी। सर एक माइक्रो होता है, माइक्रो नहीं होता है, या मैक्रो होता है। प्री प्रोसेसर कमांड ये किसके द्वारा यूज किया जाता है, यूज्ड बाय प्री प्रोसेसर। इसलिए हमेशा प्री प्रोसेसर कमांड किसके बाद आता है, प्री प्रोसेसर के बाद आता है। अब प्री प्रोसेसर दिखता कैसा है, तो प्री प्रोसेसर ऐसा दिखता है, हैश टैग है ना, यूज्ड बाय प्री प्रोसेसर and there are two commands of preprocessor like, पहला कमांड क्या है प्री प्रोसेसर का, इंक्लूड का काम क्या होता है, processor command to include the header file, और उसके बाद क्या बोलेंगे, एक होता है डिफाइन। क्या बोलेंगे इसको, प्री प्रोसेसर कमांड टू डिफाइन द मैक्रो। तो बेसिकली प्री प्रोसेसर कमांड कितने तरह का है, दो तरह का है। कौन कौन सा, इंक्लूड और डिफाइन। इंक्लूड का काम होता है हेडर फाइल को इंक्लूड करना, और डिफाइन का काम होता है मैक्रो को डिफाइन करना। अब नेक्स्ट कहानी आता है हेडर फाइल क्या होता है। तो हेडर फाइल बोला जाता है कलेक्शन ऑफ फंक्शन को, So if you have to use a function that has been defined earlier, then you should have to include the header file in which the function has been defined। मुझे उस हेडर फाइल को क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा, जिसमें उस हेडर फाइल को क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है।
बहुत सारे इंपॉर्टेंट हेडर फाइल है। अगर एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं तो क्या stdio.h, conio.h, math.h, जो हम लोगों को यूज़ करना है कम से कम उसका नाम हम लिख दे रहे हैं। उसके .h, इसके अलावा stdlib.h, string.h। अगर इतना h पे कमांड कर लिया तो समझो काम हो गया अपना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैक्रो क्या है, ज़रा इसको देख लें। क्या बोलेंगे मैक्रो? शॉर्टकट और शॉर्ट form of an expression is called macro. चलो अब यहाँ तक का लैब थोड़ा हम दिखलाते हैं कि कैसे क्या होता है। तो लैब में घुसने से पहले सबसे पहले चेक ये कर लेना है अपन लोग को कि हमारे पास अगर नोटपैड में सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखना है बच्चा, तो सबसे पहला चीज़ ये देखना होगा, अपना CMD खोलेगा तो लोग, CMD खोल करके लिखेगा GCC। लिखा सब लोग? जैसे एंटर करोगे, अगर GCC में लिख दिया GCC इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, तो समझ लेना कि GCC तुम्हारे पे इंस्टॉल नहीं है। GCC तुमको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। देखो है लिखा हुआ, तुम लोग CMD पे अगर GCC लिखे तो क्या मैसेज आ रहा है? GCC is not recognized as internal or external command, ऐसा लिख के आ रहा है? Yes, sir. तुम में भी? CMD पे लिखो ना जी, जैसे हम लिखे हैं। CMD खोल करके सिर्फ लिखना है GCC और एंटर करो। अब मैं error क्यों? मेरे में एरर दूसरा है। मेरे में एरर ये है कि इसको फाइल चाहिए और फाइल अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो वही तो है। तो हम बोल क्या रहे हैं, उर्दू थोड़ी इंग्लिश से बोल रहे हैं। तुम लोग वही ना बोल रहे हैं, GCC इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। ये बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? वो बोल रहा है तो यही बोलना है ना, लाउड एंड क्लियर। क्या मेरा नहीं आ रहा, तो क्या लिखेगा? मेरा आ ही नहीं रहा। मेरा GCC लिखो ना। GCC नहीं है। तो आज क्या आएगा? हाँ जी, सही तो आ रहा है। GCC नहीं लिखे थे। तो लिखेगा ना। अब देखो तो लिखे हैं वहाँ पे GCC। अब ऑब्वियसली जिसको बुलाना चाहेंगे उसका नाम तो लेना ना पड़ेगा, तब या तो आएंगे या तो ना आएंगे। यही तो बात होगी। रहेंगे तो आएंगे, नहीं रहेंगे तो नहीं आएंगे। तो अभी नहीं है तो नहीं आए हैं, बात खत्म। अब क्या करना है इसमें ही बताओ। अब करना ये है कि मुझे इसमें तुम लोगों से GCC इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। तो गूगल क्रोम खोलेगा, खोल लो है? तो रन पे लिखो ना OS के और एंटर करो।
चलो यहाँ पे जाके क्या लिखेगा सबको पता, डाउनलोड GCC, डाउनलोड GCC लो, और डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना। इस पे डालना है। फर्स्ट वाला पे ना, सेकंड वाला पे। कहाँ चालू करा उसने? उसमें नहीं चल रहा है। इतना स्लो क्यों? हम तो किए थे, पता नहीं कहाँ चला गया। मैम हम लोग से PDM GCC इंस्टॉल करवाई थी ना, PDM GCC कंपाइल। हुआ डाउनलोड सबका? हाँ? वो नहीं करना था, देखो ना यहाँ पे जाओ,
इसमें पहले वाले लिंक पे जाना, आ गया। इस वाले में इस वाले लिंक पे मत जाओ, TDM GCC लिख लो तो ज़्यादा बेहतर होगा। डाउनलोड TDM GCC, क्या लिख लो, TDM GCC। ये वाला जो पहला लिंक है ना, इस पे जाओ, गिटहब वाले पेज पे। इस वाले में इस वाले पे जाना है, TDM 64 GCC वाला। ये तो बोल रहे हैं बीच वाला TDM GCC। बहुत बढ़िया, इसको अनचेक करो, जो नीचे चेक बॉक्स है उसको अनचेक करो और उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करो। हाँ, चेक बॉक्स जो है उसको अनचेक करो और उसका क्रिएट पे क्लिक करो, उसका नेक्स्ट करते जाओ तब तक जब तक फिनिश ना हो जाए। अब जब CMD खोल करके GCC लिखोगे तो कुछ अलग मैसेज आएगा। हाँ करो तो। हुआ किसका बंद हो गया? सर बैटरी डाउन। किसका? तुम्हारा? आ जाओ, आ जाओ, चलो जल्दी हाथ चलाओ तुम लोग। अरे इसके बाद भी तो यही दिख रहा है। हाँ? इंस्टॉल करने के बाद भी यही दिख रहा है। अरे पहले डॉस को बंद करके फिर से चालू करो, रन के में लिखोगे तो वही लिखेगा। और बंद कर देना है बस। हाँ चालू कर दो तब फिर नहीं लिखेगा वो। तो अब जो आपने लिखा था वही लिख रहा है। कि बस समझो सही हो रहा है। क्या? हाँ और
आ गया ना? इसका आ जाए क्या आया? हाँ चल आगे बढ़ते हैं जल्दी। अब पीछे वाला बैच तुम लोग को भगाएगा, इससे पहले भाग जा। चलो अब यहाँ से क्या करना है, CD स्पेस लिखना है डेस्कटॉप। कहीं भी जाना है कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी में डेस्कटॉप ना खुले तो पहले लिख लेना वन ड्राइव, CD स्पेस वन ड्राइव, तब खुलेगा डेस्कटॉप। CD स्पेस डेस्कटॉप कर लिया सब लोग? आ गए? The system cannot find. CD स्पेस डेस्कटॉप लिखे तो नहीं खुला होगा तुम लोगों पे? मेरा हो तो गया। जिसमें ना खुला होगा लिखेगा CD स्पेस वन DRIV, पहले इसे लिख लेना और इंटर मारो। ऐसे क्यों? CD ऐसा इसलिए क्योंकि तुम लोग अपने माइक्रोसॉफ्ट वाले अकाउंट से लॉगिन हो और ऑन ड्राइव इनेबल है तुम लोगों में। लिखा? अब खुल गया। अब दोबारा लिख तू लोग CD स्पेस डेस्कटॉप। आ गया। आ गया? हाँ, तो आएगा ही क्योंकि समझते हुए कर रहे हैं हम लोग। अब क्या लिखेंगे? एक फाइल बनाना है C लैंग्वेज का। तो लिखता हूं मैं इसके लिए कॉपी कॉन। क्या लिखेंगे? कॉपी कॉन। या फिर उतना भी नहीं लिखने तो चलो लिखेंगे नोटपैड। और मान लो पहला C लैंग्वेज का फाइल बना रहे हैं जिसका नाम रखते हैं ss.c। ss.c नोटपैड स्पेस ss.c लिखे, एंटर मारें। चलो अब ये कह रहा है ऐसा आएगा कि पहले से फाइल नहीं बना हुआ है, बना दे, तो बोलेंगे हाँ बना दो। अब इसमें फर्स्ट लाइन ऑफ कोड के रूप में हाँ क्या नहीं तुम्हारा है? नोट का स्पेलिंग हुआ सही लिखो ना, नोट पैसा थोड़े लिख रहे हो, नॉट लिख रही है। यस करो, नॉट नहीं लिखना था, नोट लिखना था। जगह लो अपना अपना। खुला? देखो इसमें कुछ नहीं ज़्यादा, अभी हम कल मतलब बताएंगे, अब समय आउट हो रहा है तुम लोग का। हैश इंक्लूड stdio.h ऐसा लिख दो। उसके बाद क्या, हैश इंक्लूड conio.h लिख दो। उसके बाद void मेन लिखना। क्यों लिखेंगे इसका मतलब कल बताएंगे। बस ये समझ लो कि मेन ही सारे फंक्शंस को कॉल करता है। अब void इसलिए लिख रहा है क्योंकि मेन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करने जा रहा है। और ये दोनों हेडर फाइल को इंक्लूड इसलिए किए हैं ताकि इसके फंक्शंस को हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं। अब हम स्क्रीन को गेट करने के लिए लिखने वाले हैं गेट ch, मतलब अब इसके बाद क्या करना है, मान लो एक नंबर इनपुट लेना है। तो नंबर इनपुट लेने के लिए क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल बनाएंगे, मान लो इंट नम। अब नम में हमें वैल्यू गेट करना है, तो नम में वैल्यू गेट करने के लिए एक मैसेज पहले लिखेंगे, printf एंटर अ नंबर। एक नंबर इनपुट लेने के लिए हमने ये डाला। अब मुझे नंबर इनपुट करने के लिए एक्चुअल में क्या लिखना पड़ता है, scanf। और scanf किस तरह का वैल्यू करना है, तो इंटीजर टाइप का करना है। और किस में करना है, तो नम में करना है, वो डाल दो। अब एक वेरिएबल हम बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं रिजल्ट, या जिसका नाम रखते हैं son। इसमें हम लोग क्या लिखने वाले हैं, इसमें एक गलती हम कर रहे हैं जो एरर फेस करना पड़ेगा, सेमीकोलन देना पड़ेगा हर जगह पे। यहाँ लिखेंगे हम son इक्वल टू n num इंटू num। और उसके बाद हम प्रिंट कर लेंगे किसको, स्क्वायर ऑफ %d इज %d। पहला %d में वैल्यू कहाँ से उठाएगा, num से, और दूसरे %d में वैल्यू कहाँ से उठाएगा, sun से। बस एक छोटा सा किसी नंबर का स्क्वायर निकालने का C लैंग्वेज का एक प्रोग्राम लिखा हूँ नोटपैड में।
और इसे हम लोग exe फाइल में भी कन्वर्ट करेंगे। कंप्लीट हुआ। अब इस फाइल को क्लोज करते हैं। जब कंप्लीट हो गया होगा तो बोलो जल्दी, तभी बंद करेंगे। हो गया? वो दोनों कहाँ गायब है तुम्हारी पार्टनर? कोई खबर नहीं। हाँ? अब सोचो ना, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से कोई सीखे, वो कितने सालों साल से बीमार तक नहीं पड़े। बीमारी कोई बोल देते हमारे पास समय नहीं है, अभी इलेक्शन कैंपेन है मेरा। नहीं, क्या दीपक? सही बात है। अब इसके आगे बीमारी को इलाज चला रहा है। इस फाइल को हमें क्या करना है? कंपाइल करना है। तो कंपाइल करने के लिए क्या लिखना पड़ता है? gcc-c और फाइल का नाम। तो फाइल का नाम क्या है? ss.c। जैसे ही ऐसा करोगे तो क्या बनेगा? एक ऑब्जेक्ट कोड बनेगा, एक इंटरमीडिएट कोड बनेगा जिसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड, और उसका नाम क्या होगा? ss.o। जैसे ही एंटर करेंगे तो देखना यहाँ डेस्कटॉप पे मेरे एक फाइल नया बनेगा, अगर कोई एरर नहीं रहा तो। और उस फाइल का नाम क्या होगा? ss.o बना। और ये ऑब्जेक्ट कोड जब बन गया तब मुझे इस सी फाइल का कोई ज़रूरत नहीं रहा। अब इस ऑब्जेक्ट कोड से हम क्या बनाएंगे? लिंक करके exe फाइल बनाएंगे, एप्लीकेशन फाइल बनाएंगे। तो सी लैंग्वेज में डेवलपमेंट का प्रोसेस में सबसे पहले हमें सी फाइल क्रिएट करना होगा। उस सी फाइल को कंपाइल करेंगे तो एक ऑब्जेक्ट कोड मिलेगा। उस ऑब्जेक्ट कोड को लिंक करेंगे विद द हेल्प ऑफ लिंकर, तो मुझे क्या मिलेगा? exe फाइल मिलेगा, एग्जीक्यूटेबल फाइल मिलेगा। तो पहले हमने सी फाइल बनाया, उस फाइल को जैसे ही हमने क्या किया? जीसीसी की मदद से कंपाइल किया। जीसीसी क्या है? सी लैंग्वेज का कंपाइलर है। तो हमें ऑब्जेक्ट कोड मिला। अब इस ऑब्जेक्ट कोड को ना तो हम पढ़ सकते हैं ना ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ सकता है। तो इसको कौन पढ़ेगा? लिंकर। इसको पढ़ने की जिम्मेदारी किसकी होती है? लिंकर की। तो यहाँ लिंकर को बुलाने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा जीसीसी स्पेस और पहले अपने ऑब्जेक्ट फाइल का नाम। तो ऑब्जेक्ट फाइल का नाम क्या है? ss.o। और लिंक करने के लिए मुझे लिखना पड़ता है -o। और लिंक करने के बाद जो फाइल बनाना है उसका नाम डाल दो। फाइल का नाम क्या डाल देते हैं? son.exe। son हो सकता है बना हुआ हो, इसलिए डबल n दे रहा हूं मैं। एंटर कर दें। अब देखना डेस्कटॉप पे एक exe फाइल बन जाएगा son के नाम से। और ये जो फाइल बना, दिस इज एप्लीकेशन और exe फाइल। लगता है कि हमारा एंटीवायरस उसको ऑपरेट कर दिया। ऐसे देखते हैं रन करके। क्या लिखना होगा? son नहीं, अभी तक नहीं रगड़ा है। रगड़ देता तो ये काम नहीं करता है। जैसे 3 डालेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या है? 9। दोबारा अगर रन करते हैं, मान लो 69 डालते हैं, 69 का स्क्वायर क्या है? ये। तो अब अगर किसी को मुझे कोई फाइल देनी होगी तो हम ऑब्जेक्ट फाइल नहीं देंगे, सोर्स फाइल नहीं देंगे। उसको कौन सा फाइल दोगे? ये वाली फाइल दोगे। देख रहे हो? डबल क्लिक करके कोई भी लेमैन भी इसको रन कर सकता है। हाँ कि ना? हाँ। किसी को दे सकते हो मजे के लिए कि हमने पहला सी का क्लास किया और देखो हमने एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाना सीख लिया। चाहे वो एक नंबर का स्क्वायर ही काहे नहीं निकाल रहे हो, स्क्वायर रूट ही क्यों नहीं निकाल रहा हो, किसी का ग्रेड कार्ड ही क्यों ना तैयार कर रहा हो, जीएसटी के साथ बिल ही क्यों नहीं बना रहा हो, कुछ भी बना के दे सकते हो उसको। समझ में आया? तो जाओ, आज के लिए इतना ही। अब कल आगे की कहानी।